अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम ख़बर और तजिया के साथ मैं हूँ मुज़म्मिल सरवर्दी। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने निगरान वज़ीर-ए-आज़म को PTI की शिकायत पर एक ख़त लिखा है। PTI के सेक्रेटरी जनरल उमर यूब की जानिब से उन्हें एक ख़त मौसूल हुआ जिसमें इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ, तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ इंतकामी कार्रवाइयाँ और दीगर वाक़यात की तफसीलात थीं। उन सदर मुमलिकत ने वो ख़त अपने ख़त के साथ निगरान वज़ीर-ए-आज़म को भेजा है कि उस पर गौर करें, उस पर एक्शन लें। सदर मुमलिकत के ख़त के बाद क्या होगा? क्या वो ये ख़त लिख सकते हैं? क्या आइनी तौर पे उन्हें ये ख़त लिखना चाहिए या नहीं लिखना चाहिए? क्या वो हुकूमत के मामलात में मुदाखलत कर सकते हैं? और वो कहते हैं कि सदर वफा की इलामत है, इत्तेहाद की इलामत है। क्या माजी में उनका किरदार ऐसा रहा है कि दूसरी सियासी जमातों के साथ जब ऐसा सलूक हुआ तो उन्होंने क्या अपना बतौर सदर किरदार अदा किया, या उनका सारा किरदार एक सियासी जमात के लिए है और वो उस सियासी जमात के लिए ही सहूलतकारी करते हैं? इस सब पर हम बात करेंगे प्रोग्राम के पहले हिस्से में। मेरे साथ मौजूद हैं आमिर अहमद खान साहब और अंबर शमसी। आमिर साहब, आपको सदर का ख़त आइनी हदूद में, कानून की हदूद में, इखलाकी हदूद में और लगा कि इस पर निगरान वज़ीर-ए-आज़म को फ़ौरन एक्शन लेना चाहिए? मुज़म्मिल साहब, पहले मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगा। मुझे शक पड़ रहा है कि आपने सदर का ख़त अज़राह तफन्नुन इस प्रोग्राम में शामिल किया है और ये कोई संजीदा फ़ैसला नहीं था आपका। क्या मेरा शक दुरुस्त है? नहीं, मैं सदर मुमलिकत को पाकिस्तान का सुप्रीम कमांडर, मुल्क का सरबराह और ओहदे के लिहाज से सबसे ऊपर, हमारे कानून में लिखा हुआ है कि उनसे ज़्यादा तनख्वाह कोई नहीं ले सकता, लिहाजा मैं उनको बहुत सीरियसली लेता हूँ। मैं भी सदर के ओहदे को एक बड़ा काबिल एहतराम ओहदा समझता हूँ, इसीलिए मैंने ये सवाल भी किया था मुज़म्मिल। और उसकी वजह ये है, देखें, हर शख्स की मल्टीपल आइडेंटिटीज़ होती हैं जिनकी अहमियत वक्त के साथ साथ बदलती जाती हैं। इस वक्त जो दो आइडेंटिटीज़ आरिफ अलवी नामी शख्स के लिए बहुत अहम है, उनमें से एक तो पाकिस्तान का सदर होना और दूसरा PTI का सियासी वर्कर होना जिसका ताल्लुक PTI से, एक ऐसा सियासी वर्कर होना जिसका PTI से ताल्लुक है। तो मेरे होनहार प्रोड्यूसर ने जैसे ये ख़त सामने आया और उसने मुझे इसकी एक कॉपी भेजी, तो मुझे ये पढ़ना, मैंने उसको इस नीयत से पढ़ा कि अच्छा, सदर के जहन में क्या होगा, उन्होंने अपनी किस आइडेंटिटी की हैसियत से ये ख़त लिखा है। क्योंकि अगर तो उन्होंने सदर मुमलिकत के तौर पर यह ख़त लिखा है तो उनको आइन की शिकों का इसके अंदर जिक्र नहीं करना चाहिए था। ये बात मेरी या आपकी या अंबर की या किसी और की राय की बात नहीं है। ये तो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट खुद कह चुकी है कि अपने इस ओहदे में रहते हुए वो आइन से इन्हराफ के मुर्तकिब हुए हैं, जबकि उन्होंने एक ऐसे वज़ीर-ए-आज़म का असम्बलियाँ तहलील करने का मशवरा माना जिसके ख़िलाफ़ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो चुका था। और आइन वाज़े तौर पर यह कहता है कि इस सूरत हाल में अगर कोई वज़ीर-ए-आज़म हो तो असम्बलियों की तहलील के बारे में उसका मशवरा नहीं माना जा सकता। ये काम सदर मुमलिकत ने किया। सो मेरा नहीं ख्याल कि उनके पास कोई इखलाकी गुंजाइश उन्होंने अपने लिए छोड़ी है कि वो आइन की शिकों का हवाला देकर किसी और को शर्मिंदा करने की कोशिश करें या उसको सूरत हाल का ज़िम्मेदार ठहराने की कोशिश करें या उससे ये भी मुतालबा करें कि आप जो हैं इस सूरत हाल को गौर से देखें। दूसरी आइडेंटिटी उनकी सियासी वर्कर की, PTI के वर्कर की है। अगर वो एक सियासी वर्कर के तौर पर ये ख़त लिख रहे हैं तो मुज़म्मिल बहुत बेहतर होता कि जिस दिन PTI के चेयरमैन गिरफ़्तार हुए और PTI का पहला शख्स उठाया गया, जब बल्कि हम पाकिस्तान में कहते हैं कि वो गुम हो गया ना, जैसे वो सुई है या ₹1 का सिक्का है जो गुम हो जाता है, तो जब कोई पहला बड़ा वर्कर या छोटा वर्कर या कोई रहनुमा PTI का गुम हो गया था पाकिस्तान के अंदर, उसी दिन वो ये ओहदा छोड़ते, इस चीज़ का एहसास करते कि उनका चेयरमैन जेल में है, अब पार्टी को किसी लीडर की ज़रूरत है, और तब आकर इस तरह का ख़त लिखते और इस तरह की सारी बातें करते। फिर भी अगर वो आइन का हवाला देते तो मैं उससे मुतमईन ना होता, लेकिन कम अज़ कम उसमें ज़रा बराबर हमें खलूस नज़र आ जाता। और आखिरी बात ये कि ये ख़त उन्होंने किसको लिखा? वही जो लोग ये सब कुछ कर रहे हैं, क्योंकि उन्हीं के ज़रिए इंतज़ाम ये सारा कुछ हो रहा है ना, जो उन्होंने एतराज़ात उठाए हैं, तो उन्हीं को ही आप ख़त लिख रहे हैं। क्या पाकिस्तान में कोई और एवेन्यू नहीं है जहाँ पर वो ज़्यादा मौसर तरीके से अपनी बात पहुँचा सकते थे और जहाँ पर वो अपनी बात करके ये उम्मीद रख सकते थे कि हाँ, अब शायद इसके ऊपर कोई एक्शन भी हो और उनकी बात की सुनवाई भी हो सके? तो देखें जी, ये बहुत काबिल एहतराम होता है मुज़म्मिल साहब,
लेकिन इस वक्त ये जो हरकतें हैं ना हमारे सदर मोहतरम की, वो मुझे वो उस डरपोक जुआरी वाली हरकतें लग रही हैं जो बड़े शौक़ से जुए की मेज़ पे जाके तो बैठ जाता है, लेकिन किस तरफ शर्त लगाए इसकी इसको हिम्मत नहीं होती और वो बहाने ढूंढता रहता है। पंजाबी में इसके लिए एक और भी कहावत है जो कहते हैं गोंगलों तो मिट्टी चाड़ना। तो काम तो आपने किया नहीं, लेकिन इधर उधर की हरकतें करके अब आप अपने आप को बड़ा फ़ाल साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। यही वजह थी मुज़म्मिल भाई कि मैंने मुनासिब समझा कि मैं आपसे पूछ लूँ कि ये संजीदा फ़ैसला था कि इस ख़त को इस प्रोग्राम का मौजू बनाया जाए, या वैसे ज़रा शुगल मेरे के लिए कर दिया ये काम। अंबर आमिर साहब कहते हैं कि आइन शिकन सदर, एक बेवफा सदर, एक डरपोक सदर जो है वो ये ख़त लिख रहा है। मुझे जो सादा सी बात समझ आई है, अगर मैं उसको एक लाइन में बयान करूं तो वो यही था। सिर्फ एक तरमीम चाहूँगा उसके अंदर, डरपोक सियासी वर्कर। नहीं, पर आमिर साहब सदर तो सियासी वर्कर हो ही नहीं सकता ना, वो सियासी जमात से इस्तीफ़ा देकर सदर बनता है, गैर सियासी होता है। वो आईनी तौर पे किसी जमात का रुकन हो तो सदर नहीं हो सकता। चले, मान लिया आपकी बात। जी अंबर, अब इसका क्या जवाब दे सकती हूँ? मेरे ख्याल में सब कुछ तो आमिर साहब ने कह दिया। मैं तो इतना कह सकती हूँ कि सदर साहब ज़ाहिर ये ख़त लिखकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ज़ाहिर नुमाइंदगी कर रहे हैं। वो सदर के तौर पर तो ये ख़त नहीं लिख रहे, वो इसी तरह एक ख़त लिख रहे हैं कि अपनी जमात की नुमाइंदगी कर रहे हैं ऐसे ओहदे पर बैठकर जिसको सबकी नुमाइंदगी करनी होती है। तो वो अगर हम देखें तो इनसे तो बेहतर सेनेटर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की सेनेटर है सादिया अब्बासी साहिबा, उन्होंने एतराज़ उठाया कि जो सेनेट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इजाज़ चौधरी हो गए, मिसाल के तौर पर फैसल हो गए, उनके प्रोडक्शन ऑर्डर्स उनको पेश किया जाए, प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी किए जाए ताकि वो सेनेट के सेशंस अटेंड करें। तो उन्होंने अपनी पार्टी से बालातर होकर सेनेट का सोचा, इदारे का सोचा, अपनी पार्टी के बारे में नहीं सोचा। तो मेरे ख्याल में कि सदर ने फिर साबित कर दिया, बस यही मैं कह सकती हूँ। अब जब आमिर साहब ने सब कुछ ही कह दिया कि फिर सदर ने तो फिर साबित कर दिया ना कि वो एक सियासी वर्कर है। इतनी सी बात है, उनको सिर्फ फिक्र जो है वो अली वजीर की नहीं है, उनको फिक्र नहीं, पहले भी नहीं थी जब प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी नहीं हो रहे थे, उनको तब भी फिक्र नहीं थी जब जैसे चीफ जस्टिस ने कहा, जैसे आमिर साहब ने कहा कि, और हम सब उस वक्त भी कह रहे थे जब असेंबली तहलील करने की कोशिश की थी, जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पेश की गई थी, तो उस वक्त भी उनको कोई फिक्र नहीं थी, आइन की भी फिक्र नहीं थी, किसी और सियासी जमात की भी फिक्र नहीं थी, इस्तेहकाम की फिक्र नहीं थी। तो बस वो फिर एक बार साबित कर रहे हैं कि वो एक सियासी पार्टी के वर्कर हैं। और ये भी मैं कहूँगी कि ओहदा भी उनका अब नहीं है, वो वर्कर के तौर पे काम कर रहे हैं, अपने हल्के को खुश कर रहे हैं। बस यही अब इतना ही बच गया है कहने को। अच्छा, नहीं देखिए, मैंने इस खत को आमिर साहब दूसरी तरह लिया है। देखें, एक आदमी पाकिस्तान का सदर है, तकरीबन अब तो उसकी मुद्दत पूरी हो गई, 5 साल पूरे उसने बतौर सदर ममलिकत गुजार लिए। अब तो वो एक्सटेंशन पर पाकिस्तान के सदर हैं क्योंकि मुद्दत उनकी पूरी हो चुकी है। तो जैसे हमारे यहाँ मुख्तलिफ ओहदों को एक्सटेंशन दी जाती है, वैसे सदर भी एक्सटेंशन पर मौजूद हैं हमारे पास। तो अगर तो उन PTI को जो शिकायत पुलिस से और लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से हैं, उसमें वज़ीर आज़म क्या कर सकता है? सूबाई मामला है, सूबाई खुद मुख्तारी है, सूबाई वज़राए आला चाहे निगरान है चाहे गैर निगरान है, वो पुलिस को और चीफ सेक्रेटरी IG उनके मतहत हैं, जलसे की इजाज़त दें, किसी को गिरफ़्तार करें, किसी को रिहा करें। जेलें भी सूबाई मामला हैं, किसी को जेल में सहूलत हासिल है नहीं है, किसी के ऊपर सूबे में 12 मुकदमे हैं, किसी पर 16 हैं, सूबाई मामला है। वफाकी हुकूमत तो खुद तहरीक इंसाफ PDM की हुकूमत को कहती थी ये 27 किलोमीटर की हुकूमत है। आप मेरी बात समझिए ना, वज़ीर आज़म 27 किलोमीटर का वज़ीर आज़म है, उसका पिंडी पे भी असर नहीं है और अटक पे भी असर नहीं है। जो ही इस्लामाबाद की हदूद से बाहर जाएंगे, निगरान वज़ीर आज़म की हुकूमत ख़त्म हो जाएगी, सूबाई हुकूमतें शुरू हो जाएंगी। तो मुझे नहीं समझ आई कि जो उनकी जमात हमें समझाती रही कि ये PDM की हुकूमत एक 27 किलोमीटर की हुकूमत है, इसका पंजाब के पीछे कोई ताल्लुक़ नहीं, सिंध से कोई ताल्लुक़ नहीं, तो उन्हें नहीं पता कि अगर कोई पुलिस ज़्यादती कर रही है तो निगरान वज़ीर आज़म का उससे क्या ताल्लुक़ है।
वो जाके निगरान वज़ीर आला से बात करें, उसको ख़त लिख लेते। वो अपने गवर्नर को लिखते कि आप वफाक के नुमाइंदे हैं, आपके सूबे में ये हो रहा है। वॉट निगरान वज़ीर आज़म कैन डू, वो निगरान चीफ मिनिस्टर को फ़ोन करके कहेगा या IG को कहेगा, वो कहेंगे सूबाई खुद मुख्तारी है, लॉ एंड ऑर्डर हमारा इशू है, वफाक उसमें मुदाखलत कर ही नहीं सकता। तो मुझे आमिर साहब, आप ज़रा, आप कह रहे हैं ना उन्होंने आइन की बड़ी शिकें लिखी हैं उसमें और बड़ा आइन कानून के तहत, मुझे नहीं समझ आई कि वो चलें एक FIA के तहत तो जो मुकदमा है एक साइफ़र का चल रहा है या कुछ, नैब भी ऑटोनमस है, नैब में भी बेचारा खुद इमरान खान कहते थे नैब हमारे मतहत नहीं है। तो अगर इमरान खान के मतहत नहीं थी नैब, तो काकड़ के मतहत है। मतलब आप मुझे समझा दें कि इमरान खान का तो सारा मुकदमा ये है कि नैब मेरे मतहत नहीं थी, मैं एहतसाब नहीं कर सका। तो अगर नैब कुछ PTI के साथ कर रही है तो वो काकड़ साहब के मतहत है। तो क्यों लिखा, मतलब इससे क्या, मुझे नहीं समझ आई। उन्हें रमूज़े हुकूमत की समझ नहीं है या जानबूझकर उन्होंने आंखें बंद करके लिख दिया कि वो जो आप कह रहे हैं गोंगलों से मिट्टी चाड़ने के लिए। मुज़म्मिल, ये जो रमूज़ हुकूमत से वाकफ़ियत की आपने बात की है ना, वो मुझे लगता है कि ये इस पार्टी का एक कल्चर है। वेरी अनफॉर्चुनेट। आपको पता है अच्छी तरह से, आप मेरे ऊपर तनकीद भी कर चुके हैं इस बात के ऊपर कि मैं जेन्युइनली मानता हूँ कि पाकिस्तान में सियासतदानों के लिए काम करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहाँ के रियासती इदारे बराह रास्त सियासत में मुलव्वस हैं और वो अपनी सियासत को आगे बढ़ाने के लिए रियासती क़ुव्वत का इस्तेमाल करने से भी दरेग नहीं करते, वो चूकते नहीं हैं। इसलिए बड़ा मुश्किल काम है सियासतदानों के का जो काम है पाकिस्तान के अंदर रह के सियासत करना। मेरा दिल ही नहीं करता सियासतदानों के और सियासी पार्टियों के ख़िलाफ़ कोई बात करने का, लेकिन इस तरह की सूरत हाल के अंदर आप इसके अलावा और क्या कह सकते हैं कि ये इस पार्टी का एक कल्चर है कि उन्होंने गवर्नेंस के बारे में, देखें जी 27 साल की जद्दोजहद का दावा है ना, 27 साल की सियासी जद्दोजहद का दावा है। और मैं ये बड़े दुख से कह रहा हूँ, मैं ये तनकीद की खातिर नहीं कह रहा हूँ कि मैं PTI के ऊपर तनकीद कर रहा हूँ या किसी और सियासी जमात के ऊपर तनकीद कर रहा हूँ। मैं बड़े दुख से ये कहता हूँ कि 27 साल की सियासी जद्दोजहद में शायद 27 घंटे भी इस पार्टी ने नहीं गुजारे हैं जिसके अंदर उन्होंने अपने आप को सिखाने के लिए, अपने रहनुमाओं को, अपने वर्कर्स को सिखाने के लिए सिखाने की कोशिश की हो कि हुकूमत क्या होती है, रमूज़े हुकूमत क्या होते हैं, रमूज़े मुमलिकत क्या होते हैं, कैसे एक मुमलिकत को लेके आगे चलाया जाता है, सियासी डायलॉग क्या होता है, सियासी डायलॉग के अखलाकियात जो हैं वो उसके आसपास क्या होती हैं। तो ये मेरा ख्याल है सदर अलवी भी जो है वो बिल्कुल स्क्वायरली इसी कल्चर का हिस्सा हैं, और सिर्फ इसलिए कि वो एक ऐसे ओहदे पर जा पहुँचे हैं जो कि जिसको हम बड़ा मोहतरम ओहदा, बड़ा काबिल एहतराम ओहदा समझते हैं, उसमें और उन सियासी वर्कर्स में मेरा ख्याल है कोई फ़र्क नहीं है जो कि दलील का जवाब गाली से देने को सियासत समझते हैं, या जो पॉलिटिकल स्पिन को झूठ की जगह वो झूठ को जो है वो पॉलिटिकल स्पिन की जगह उसको बड़ी बेहतरीन सियासत समझते हैं। आई थिंक इट हैज़ टू डू विद द पार्टी कल्चर, और ये बहुत बड़ा नुकसान जो PTI ने उठाया है इस 3.5 साल में, और अब और भी ज़्यादा नुकसान उठा रही है। आई थिंक उसकी बहुत बड़ी वजह वो पॉलिटिकल कल्चर है जो इस पार्टी के अंदर फ़रोग़ दिया गया है जिसको। हम आप समझती हैं नहीं, मेरा ख्याल है आपको थोड़ा इख्तलाफ करना चाहिए। इतनी बुरी नहीं है तहरीक इंसाफ जितनी आमिर साहब कह रहे हैं। आप जबरदस्ती इख्तलाफ करवाना चाह रहे हैं। बुरी अच्छे की बात नहीं है जी। देखिए अब मैं क्या बात कर सकती हूँ आगे। मैं सियासी कल्चर, देखिए आरिफ अलवी ने तो ज़ाती तौर पर गाली गलोच नहीं की, ये हम कह सकते हैं। उनको क्या समझ बूझ है, मैं क्या कह सकती हूँ, जब सबसे बड़ी मिसाल तो यही है ना कि वो एक साजिश थी, जो अमरीकी साजिश थी, उसकी बुनियाद पर तो वो उन्होंने असेंबलियाँ जो है उसको तहलील नहीं होने, यानी कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ही पेश ही नहीं होने दिया था। तो यहीं आपको समझ आ जाती है कि उनकी एफिलिएशन क्या है, क्या सोच है, और वो आइन और कानून के बारे में क्या कहते हैं। आखिर में चीफ जस्टिस भी बोल चुके हैं। लेकिन मैं कहूँगी कि एक और बहुत बड़ी मिसाल है कि फिर झूठ भी ऊपर से बोलते हैं कि जब जस्टिस काजी फायजीसा के खिलाफ रेफरेंस आया था, बार बार उससे इंटरव्यू जो हुए थे, पूछा क्या था
कि आपने क्या सोच कर ये रेफरेंस आगे बढ़ाया था, आगे उसको फॉरवर्ड किया था। तो कहते कि थी हमारे पास मालूमात थी तो करनी थी। बाद में जैसे इमरान खान ने भी कह दिया कि जब उनको पता चल गया बिल आखिर कि जो वो रोकने की कोशिश कर रहे थे जस्टिस काजी फायज ईसा की तैनाती बतौर चीफ जस्टिस, और वो नहीं रोक पाए, तो कहते वो हमने तो नहीं किया, वो तो इस्टेब्लिशमेंट ने किया था, हमें किसी और ने कहलवाया था। आरिफ अलवी साहब ने भी गेंद कहीं और फेंक दी। तो वो भी झूठ है ना कि आपके पास अब ऑन द रिकॉर्ड मौजूद है आपके अपने व्यूज, मौक़िफ़, क्या सोच थी। उस वक्त भी पूछा जा रहा था आपसे आरिफ अलवी साहब से कि आपने अपना माइंड बना के क्या आपके माइंड में था क्या, और उन्होंने साफ ज़ाहिर है उनका कहना था कि बिल्कुल इसमें सेहतमंद इसमें इल्ज़ामात हैं, उनकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। फिर आप कहते हैं कि ये बस किसी के कहने पे कर दिया। तो अब तो मतलब कोई मेरे ख्याल में एतमाद भी नहीं कर सकते, और आरिफ अलवी साहब ने खुद ही मेरे ख्याल में कि अपनी जो साख है और अपना जो अपनी जो इस्तेमाल कर सकते थे, जो ताकत जो थी, जो ओहदा इस्तेमाल कर सकते थे, वो अब उन्होंने ही इज़ लॉस्ट दैट पोजीशन, ही इज़ लॉस्ट एनी क्रेडिबिलिटी। ठीक है, मेरा ख्याल है ब्रेक का वक्त हुआ है। ब्रेक से वापस आते हैं तो अगले टॉपिक पे बात के नाज़रीन, लेट्स हैव अ ब्रेक। वेलकम बैक टू प्रोग्राम खबर और तजिया। नाजरीन, प्रोग्राम के पहले हिस्से में मेरे दोस्त मुजम्मिल सोहरवर्दी की साजिश कामयाब हुई और हमें सदर ममलिकत की एक गैर संजीदा हरकत पर बड़ी संजीदगी से गुफ्तगू करना पड़ी। लेकिन अब ज़रा निस्बतन संजीदा सियासत की थोड़ी बात करते हैं। मौलाना फजल रहमान के हवाले से ये खबरें गर्दिश कर रही हैं कि उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के साथ मिलकर पीपल्स पार्टी को वफाक में अपोजिशन तक महदूद रखने का फ़ैसला किया है, जबकि पीपल्स पार्टी का ये बयान सामने आया बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का कि उन्होंने कहा कि इस दफ़ा मरकज़ में भी और सूबे में भी उसी तरह से पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनेगी जैसे उन्होंने कराची में मकामी हुकूमतें बनाई हैं। सो गोया जो सियासी इत्तेहाद का सिलसिला कल हमने जिस आज देखा था जब मुस्लिम लीग नवाज़ और MQM ने एक इत्तेहाद का, उसके बारे में कुछ अभिहाम तो है अभी, लेकिन बहरहाल उन्होंने इत्तेहाद या एटलीस्ट कोऑपरेशन तक का ऐलान किया है। वो आज हमें थोड़ा सा आगे बढ़ता हुआ नज़र आया है। आज मौलाना फजल रहमान मैदान में कूदे हैं। कल हमारे दोस्त मुजम्मिल सोहरवर्दी ने इसका जिक्र भी किया था कि PMLN सिर्फ MQM के साथ ही नहीं बल्कि दीगर सूबों में वहाँ पर मौजूद सियासी जमातों की अहमियत के मुताबिक उनके साथ भी इत्तेहाद की कोशिश करेगी। मुजम्मिल, यही बात आगे बढ़ती नज़र आ रही है। जी, मुझे एक नेशनल ग्रेटर अलाइंस में PMLN जाती नज़र आ रही है, और हैरानगी की बात है कि आसिफ जरदारी साहब जो मुफाहमत के बादशाह हैं, जो इत्तेहाद बनाने के बादशाह हैं, जो ये काम ज़्यादा बेहतर करते हैं, वो इस बार सियासी तन्हाई का शिकार नज़र आ रहे हैं। पीपल्स पार्टी को सियासी इत्तेहादी पंजाब में भी नहीं मिल रहे, KP में भी नहीं मिल रहे और बलूचिस्तान में भी नहीं मिल रहे। आप कह सकते हैं कि सिंध की वो बड़ी जमात हैं, उन्हें सिंध में शायद किसी इत्तेहादी की ज़रूरत नहीं है और वो समझते हैं कि सिंध में किसी से इत्तेहाद करना उनके लिए एक पॉलिटिकल लायबिलिटी होगी, जैसे मुस्लिम लीग नून समझती है कि पंजाब में किसी से इत्तेहाद करना उसके लिए पॉलिटिकल लायबिलिटी है, उसे सारे इत्तेहाद पंजाब से बाहर करने चाहिए। ऐसे हम कह सकते हैं कि पीपल्स पार्टी को अपने सियासी इत्तेहाद सिंध से बाहर करने चाहिए जहाँ ज़रूरत है आपको। लेकिन अगर हम देखें तो अभी तक उनके पास पंजाब में कोई बड़ा इत्तेहादी नहीं है जो उनकी वीक लेग है, और पंजाब के बगैर आप मरकज़ में अपना वज़ीर आज़म नहीं ला सकते। वैसे चूँकि आपने शुरू में कहा कि मैंने सदर का जो ख़त है वो अज़राए तफन्नुन प्रोग्राम में शामिल किया, तो मुझे बिलावल का ये जो है ना स्टेटमेंट कि ये स्टेटमेंट कि जिस तरह हमने कराची का मेयर बनाया है वैसे ही पाकिस्तान की वजारत उज़्मा भी लेंगे, तो वो तो बाइकाट के नतीजे में बनाया है। फिर उन्हें कुछ जमातों का बाइकाट लेना पड़ेगा इंतखाबात में, जैसे कराची का मेयर बनाया है। खुदा न खास्ता वैसे अगर उन्होंने मुल्क की वजारत उज़्मा हासिल की तो बड़े मसाइल पैदा हो जाएंगे। तो वो कराची के मेयर तक की वो बात वो रह लेने दें, जैसे PTI के लोग गायब हुए, जो जमात इस्लामी के साथ हुआ,
जो MQM को रखा गया, तो वो तो कोई अच्छी उन्होंने मिसाल नहीं दी है, क्योंकि उन्होंने कराची में किसी को लेवल प्लेइंग फील्ड तो नहीं दी थी वहाँ मेयर बनाने के लिए। आज मुल्क में मांगते फिर रहे हैं। लेकिन बहरहाल मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी पॉलिटिकल आइसोलेशन का शिकार है। उनके पास KP में कोई बड़ा इत्तेहादी नहीं है, उन्हें ज़रूरत है इत्तेहादी की। उन्हें बलूचिस्तान में इत्तेहादियों की ज़रूरत है, उनके पास नहीं है। उन्हें पंजाब में ऑप्शंस क्या हैं? वो IPP के साथ इत्तेहाद कर सकते हैं, लेकिन ये इत्तेहाद के नतीजे में वोट बैंक कहाँ से आएगा? विनिंग हॉर्सेस आ जाएंगे, लेकिन वोट बैंक कहाँ से आएगा? विनिंग हॉर्सेस तो कुछ पीपल्स पार्टी के पास भी हैं, राजा परवेज़ अशरफ, कमरुज़्ज़मान कायरा, नदीम अफजल चंद, यूसुफ रज़ा गिलानी पंजाब में, बहुत 15 हिना रब्बानी खैर, इन सब को भी एक वोट बैंक की ज़रूरत है जीतने के लिए। आइडियल इत्तेहाद तो पीपल्स पार्टी और PTI का है पंजाब में, KP में अगर हो जाए। सिंध में ज़रूरत नहीं है उन्हें, लेकिन क्या ये हो सकता है? अगर ये नहीं हो सकता तो पीपल्स पार्टी के लिए ये इंतखाबात घाटे का सौदा है। फिर उनके लिए, उनके पास वाकई तीनों सूबों में कोई गेम प्लान नहीं है, और एक सूबे के सिर पर पाकिस्तान के इलेक्शन नहीं लड़े जा सकते। ठीक मुज़म्मिल, आपने मेरे ऊपर बड़ी खूबसूरती के साथ एक काउंटर इल्ज़ाम लगा लिया कि मैंने भी बिलावल का बयान जो है वो ज़राए तफन्नन इस प्रोग्राम के अंदर शामिल किया। बहरहाल ये तो इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। अंबर, आपसे मैं ये जानना चाहूँगा अंबर कि ये पीपल्स पार्टी की सियासी तन्हाई, अभी इलेक्शंस को 3 महीने बाकी हैं, और माजी में हमने देखा है कि जो फ़ाइनल शक्ल निकलती है एक इंतखाबी मैदान की, वो कोई पोलिंग डे से बहुत ज़्यादा पहले से वाज़ेह नहीं होती है। वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 हफ्ते पहले वाज़ेह होती है। लेकिन दूसरी तरफ मुज़म्मिल के तज्ज़िये में भी काफ़ी वज़न है। तो क्या आप समझती हैं कि इस वक्त जो पहले शुरू के इक़दामात किए जा रहे हैं सियासी इत्तेहाद की को अलाइन करने के लिए मुख्तलिफ जमातों की तरफ से, और उसमें पीपल्स पार्टी हमें मुतहरिक नज़र नहीं आ रही, तो क्या वाकई आपको भी पीपल्स पार्टी सियासी तन्हाई का शिकार नज़र आ रही है इस वक्त? अभी बहुत दिलचस्प बात है आमिर साहब के जहां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और मैं कहूंगी कि 2008 के बाद जब से जरदारी साहब ने कमान संभाला है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जहां खैबर पख्तूनख्वा में भी उनकी प्रेजेंस थी, उनकी पंजाब में भी थी, कुछ जनूबी पंजाब में, वो श्रिंक होकर अब सूबे की हद तक महदूद हो चुकी है और बहुत मजबूत गिरफ्त है। और मैं पहले भी कह चुकी हूँ और अब भी कह रही हूँ कि जहाँ उनकी कमज़ोरी थी सिंध में, वो अर्बन सिंध की, वो उन्होंने उसमें भी कानून साजी के ज़रिए, जरीमैंडरिंग के ज़रिए उन्होंने अपनी गिरफ्त मजबूत भी कर ली है। और ज़ाहिर है जो एक स्पेस उनको नज़र आ रही थी, और यही होता है जब सियासी जमातें जब उनको स्पेस नज़र आती है वो मौका उसका फ़ायदा उठाती है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भरपूर फ़ायदा उठाया है। और ये आई थिंक इट इज़ एन आयरनी, जहाँ उनका एक सूबा पक्का है, मजबूत है, और उनकी गिरफ्त कमज़ोर करने के लिए मुख्तलिफ सियासी जमातों को इत्तेहाद करना पड़ रहा है। दूसरी तरफ अगर आप देखते हैं कि जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ का एडवांटेज है पंजाब का, वो शायद एडवांटेज या उनका वोट बैंक, अब ज़ाहिर है इंतखाबात होंगे, पता चल जाएगा, मैं वजूक से तो नहीं कह सकती, लेकिन बज़ाहिर अभी तक जो बाई इलेक्शंस हुए हैं, जो पोल्स आए हैं, इस हद तक हम नज़र आ सकता है कि उनकी एटलीस्ट उनकी कुछ गिरफ्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की पंजाब पे कम हो गई है। लेकिन क्योंकि पंजाब फिर भी आपका गढ़ है इंतखाबी सियासत का, पार्लियामेंट्री जो एक रास्ता है आपका ज़ाहिर लीडर ऑफ द हाउस बनने का, तो इसीलिए पाकिस्तान मुस्लिम नवाज़ के लिए बहुत की एडवांटेज है। और ये जो एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की स्ट्रेंथ सिंध है, वो उनकी कमज़ोरी भी है, क्योंकि वहाँ पंजाब में जितनी उन्होंने कोशिश की वो अपनी जड़ें कायम नहीं कर सके। बहुत बार बार शिकायत आती रही थी 2008 से लेकर अब तक, जो पंजाब के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लीडर्स हैं, कारकुनान हैं, बहुत उन्होंने कोशिश की, बहुत शिकायत की। जरदारी साहब वहाँ, बिलावल साहब वहाँ जाते रहते हैं, मुलाकातें करते रहते हैं, पता चलता है कि वो अब फिर कुछ नया ज़ाहिर है एक मूव करने लगे हैं पंजाब में, लेकिन कुछ कामयाब नहीं होता। और उसकी बुनियादी वजह यही है कि इस वक्त जो
ऑप्शन शायद मौजूद है पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को काउंटर करने के लिए। वो जितनी भी उसकी कमज़ोर गिरफ्त हो गई होगी या जितनी भी उसकी मकबूलियत में कमी हो गई होगी, वो अभी भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज है। तो जाहिर है हवा का रुख भी एक तरफ है, जिन लोगों को फायदा या लोअर पोजीशन में है वो भी फिर अलायंस उसी पार्टी के साथ करेंगे जो असेंडेंसी जिसकी है, और वो एक पंजाब की पार्टी है, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज है। राइट, ठीक ठीक ठीक। अंबर, मुज़म्मिल थोड़ा सा मज़ीद ज़रा बात करते हैं ये पीपल्स पार्टी की सियासी तन्हाई जिसका आपने ज़िक्र किया। देखें, नवाज़ शरीफ साहब और ज़रदारी साहब के बीच में कभी भी एतमाद का रिश्ता नहीं रहा। किसी हद तक नवाज़ शरीफ साहब ने बेनज़ीर भुट्टो साहबा के साथ ये रिश्ता बना लिया था, लेकिन उनकी शहादत के बाद वो कायम न रह सका जब से ज़रदारी साहब ने इफ़ेक्टिव कमान संभाली। हम मौलाना फजल रहमान से भी माजी में सुन चुके हैं कि उनको ज़रदारी साहब की बातों पर एतबार नहीं रहा। तो यहाँ मैं ये जानना चाहूँगा कि आपकी राय में क्या ज़रदारी साहब पर दूसरे सियासतदानों का अदम एतमाद उनकी सियासी तन्हाई जो इस वक्त नज़र आ रही है, जो कि मेरी राय के अंदर वक्त के साथ साथ ये सूरत हाल बदल भी सकती है, लेकिन उसकी बुनियादी वजह क्या वो एतबार की कमी है जो ज़रदारी साहब के ऊपर है, या शायद उसके पीछे ये भी वजह हो सकती है कि किसी ख़ास इशारे का ज़रदारी साहब को अभी तक इंतज़ार है जिसकी वजह से वो निस्बतन खामोश बैठे हुए हैं और इतने मुतहरिक नज़र नहीं आ रहे हैं जितने के नवाज शरीफ साहब। क्या ख्याल है आपका? देखिए, जो जिस हद तक मेरी बात हुई है कि क्या गिले शिकवे हैं पीपल्स पार्टी के साथ, कि मुस्लिम लीग नून कहती है कि हम अपोजिशन में बैठ जाएंगे लेकिन आइंदा कभी पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर कोई हुकूमत नहीं बनाएंगे। कुछ तो क्या गिले शिकवे हैं। एक तो हमें ऑन द फ्रंट नज़र आता है कि सारा पीपल्स पार्टी ने सारा मलबा मुस्लिम लीग नून पे डाला, शेयर नहीं किया, जिसका गिला हो सकता है। लेकिन उनका एक राय ये भी है कि क्लोज डोर्स में ये पीडीएम हुकूमत का साहब बहुत हार्ड बारगेनर हैं और अपनी पोजीशन को बहुत उन्होंने इस्तेमाल किया अपनी बातें मनवाने के लिए। बहुत सी ऐसी बातें जो बाकी इत्तेहादी नहीं मानना चाहते थे, लेकिन ज़रदारी साहब ने वीटो करके अपनी बातें मनवाईं, और वो अपनी उस सेकंड बिगेस्ट पार्टी होने की वजह से वो अपना वीटो बहुत ज़्यादा यूज़ करते थे, जिसका बाकी जमातों को गिला भी रहता था। और मुस्लिम लीग नून को ऐसे लगता था जैसे वो ज़रदारी साहब के हाथों ब्लैकमेल हो रही है। एक वज़ारत उज़्मा लेने के बाद उन्होंने वज़ारत उज़्मा तो दे दी है, लेकिन उसको चलाना वो बिलावल हाउस से चाहते थे कि उनकी मर्ज़ी के बगैर कुछ हो नहीं सकता, जो होगा उस पर एतराज़ किया जाएगा, कोई फ़ैसला भी उनसे पूछे बगैर नहीं हो सकता, और फिर वो हर एक में अपनी मर्ज़ी करते थे। तो ऐसा एक मौजूद है कि शायद ज़रदारी साहब और बिलावल ने बहुत ज़्यादा एक्सर्ट किया है इन 16 माह में बिहाइंड द डोर्स, जो हमें नहीं नज़र आता। मीडिया में तो एक ही दफ़ा नज़र आया जब उन्होंने कहा मैं वो उसके लिए बजट के लिए वोट नहीं डालूंगा, और फिर उन्होंने आके कौमी असम्बली में हक में तकरीरें भी शुरू कर दी। वो भी आर्म ट्विस्टिंग का कमाल था कि वो 24 घंटे में यू टर्न ले गए और हक में तकरीरें करने लग गए। लेकिन ऑन द होल एक वो कहते हैं तजर्बा अच्छा नहीं रहा इकट्ठे चलने का, और उनका ख्याल है कि ज़रदारी साहब के स्टाइल के साथ मज़ीद आगे नहीं चला जा सकता। ये राय मौलाना फजल रहमान साहब की भी बनी है, ये राय नून लीग की भी बनी है, ये राय MQM की भी बनी है। देखिए, MQM को ने जब मरकज़ में हुकूमत ज्वाइन कर ली तो ज़रदारी साहब को उन्हें सिंध में ज्वाइन करा लेना चाहिए था अपने साथ, बजाय इसके कि आपने उनसे कराची की स्पेस छीनने की कोशिश की, उनके बाइकाट को यूज़ किया और अपना मेयर लाने के लिए उनको बिल्कुल रेडिक्यूल किया। तो उसकी एक कॉस्ट है जो आप आज पे कर रहे हैं। आज जो सिंध में इत्तेहाद है वो मुर्तज़ा वहाब की कीमत है जो वो अदा करेंगे। मुझे नहीं पता वो मेयर कितना फ़ाल होगा अगले इलेक्शन में उनको सीटें जिताने के लिए, लेकिन उसकी वजह से उनके ऊपर एक बहुत बड़ा इत्तेहाद कौमी सतह में ज़रूर बन गया है उस एक फ़ैसले की वजह से जो उन्होंने कराची का किया और मुर्तज़ा वहाब को बनाने के लिए। उसकी कीमत वो आज पंजाब में भी अदा कर रहे हैं, KP में भी अदा कर रहे हैं, बलूचिस्तान में भी अदा कर रहे हैं।
राइट मुज़म्मिल, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग रीडिंग। मुर्तज़ा साहब के का क्या असर होगा आने वाले इंतखाबात में उनकी कामयाबी का, ये तो मैं नहीं कह सकता। अलबत्ता कराची में मैं ये काफ़ी यकीन से कह सकता हूँ कि बड़ी मेहनत कर रहे हैं, वो बड़ी भाग दौड़ कर रहे हैं कराची की इस सूरत हाल में अपने आप को थोड़ा सा सामने लाने के लिए। सो अंबर, we'll let you have the final word on it। जो ये बात इन्होंने की कि पीपल्स पार्टी, मुज़म्मिल की जो बात है, मुझे इसमें काफ़ी वैसे वजह नज़र आता है कि शायद जरदारी साहब ने अपना हैंड जो है, पॉलिटिकल हैंड जो है, वो ओवर प्ले कर दिया है थोड़ा सा। आपको लगता है कि उन्होंने ओवर प्ले किया अपने आप को, या इसके पीछे कोई और वजह है? इसके पीछे कुछ और भी मेरी नज़र में तो और भी वजूहात हैं, सिर्फ ये नहीं है। ये वजह भी हो सकती है, इससे पहले भी जब ये कोशिश की गई थी 2008 के बाद, ये दोनों सियासी जमातें इकट्ठे विफाक में तो नहीं चल सकी थी। आपको याद होगा, एग्जिट कर गए थे पाकिस्तान मुस्लिम नवाज, और फिर वो आपको इलेक्ट्रिसिटी, बिजली, इफ्तिखार चौधरी पर भी लड़ाइयाँ आपको नज़र आई थी। मगर अगर हम आज की बात करें, इस वक्त एवरीबडी वाज इन इट फॉर देमसेल्व्स। ये सिर्फ ये नहीं है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या आसिफ अली जरदारी साहब भी हार्ड बार्गेन ड्राइव कर रहे थे। मैंने जो पहले भी कहा था कि जो एडवांटेज इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम नवाज को है वो पंजाब का है, जो जरदारी साहब के पास नहीं था। तो उन्होंने कोशिश भी की, बलूचिस्तान ने कोशिश की, उन्होंने पंजाब में कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं हुई। तो आई स्टिक टू माई एनालिसिस कि एडवांटेज यही है कि अगर काउंटर करना है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तो फिर वो एक पंजाब की बड़ी पार्टी ही कर सकती है, सिंध की पार्टी शायद ना कर सके। राइट, ऑन दैट नोट जी हम एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद दोबारा मुलाकात होगी। प्रोग्राम एक बार फिर खुश आमदीद। और जो डेडलाइन दी गई थी हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से अफगान तारकीन वतन, यानी कि जो गैर कानूनी तौर पर मुकीम है, उनके पाकिस्तान से को बेदखल करने की या उनको जाने की वो रज़ाकाराना तौर पर, उसको एक हफ्ते से ज़ायद तो हो चुका है। आज निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर साहब ने मीडिया से बात की और बहुत वाज़ेह पैगाम दिया अफगानिस्तान को। उनका ये कहना था कि अफगान हुकूमत को चुनना होगा, या तो वो पाकिस्तान का इंतखाब कर सकते हैं या उनका साथ दे सकते हैं, या तहरीक तालिबान पाकिस्तान का, यानी कि जो करादन तंजीम है, दहशतगर्द तंजीम है, TTP का साथ दे सकते हैं। उन्होंने साथ साथ इस बात का भी जिक्र किया है कि जब से अफगान तालिबान हुकूमत में आए हैं अगस्त 2021 के बाद से दहशतगर्द हमलों में बतदरीज इजाफा होता रहा है। अब आमिर साहब, सवाल ये बनता है कि एक तरह से निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर साहब ने अफगानिस्तान को जवाब दिया है, क्योंकि वहाँ दूसरी तरफ से बहुत एतराज़ात उठाए गए हैं, ये तमाम जो डिपोर्टेशन की पॉलिसी है इसके हवाले से। तो आप क्या समझते हैं कि ये इसके रद्द अमल में अफगानिस्तान का क्या रद्द अमल हो सकता है? इस पर कोई असर होगा? क्या ये बराह रास्त बात करनी चाहिए थी, या सिर्फ मीडिया से गुफ्तगू जो की अनवारुल हक काकर साहब ने? इसका आगे हल क्या हो सकता है? अंबर, बहुत सारे मामलों के अंदर ना, जैसे वो घोड़ों की आँखों के दोनों तरफ लगा दी जाती हैं एक पट्टियाँ सी चमड़े की, ताकि वो इधर उधर देख के तो चीज़ों को बिदके ना। इस तरह से मेरा ख्याल है कि तालिबान की भी जो सियासी नज़र है ना, उसके ऊपर इसी तरह की पट्टियाँ लगी हुई हैं। क्योंकि अगर वो ये समझते हैं कि अफ़गानिस्तान एक रियासत है और वो उसकी जायज़ हुकूमत है, तो फिर बिल्कुल उनको ये फ़ैसला करना है कि वो अपने इलाके की दूसरी रियासतों के साथ इल्हाक़ चाहते हैं, उनसे बेहतर ताल्लुकात चाहते हैं, या वो उस इलाके के अंदर मौजूद गैर रियासती अनासर के साथ इल्हाक़ चाहते हैं और उनके साथ अपने ताल्लुकात मजबूत करना चाहते हैं। क्योंकि अभी तक हम उनमें ये फ़ैसला करने की अहलियत जो है वो हमें नज़र नहीं आई। मैं समझता हूँ कि ये जो रिपैट्रिएशन का मामला है पाकिस्तान के अंदर गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफ़गानों का, इसको तो TTP के साथ ज़बरदस्ती जोड़ा जा रहा है अफ़गानिस्तान की तरफ से। इनका बराह रास्त उस तरह से कोई ताल्लुक़ मुझे नज़र नहीं आता। लेकिन ये जो फ़ैसला है कि अफ़गानिस्तान अपनी फ़ॉरेन पॉलिसी को किस तरह से अलाइन करना चाहता है, वो गैर रियासती अनासर की अहमियत ज़्यादा समझता है या अपने आस पास की
रियासतों की। ये फैसला तालिबान को करना है क्योंकि पाकिस्तान का गैर रियासती अनासर के साथ बड़ा पुराना ताल्लुक़ रहा है। पाकिस्तान पर बड़ी तनकीद भी हुई है कि वो उनको एज स्ट्रेटिजिक एसेट्स इस्तेमाल करते रहे हैं माजी के अंदर। बहुत सारे लोग अभी भी ये मानने को तैयार नहीं है कि पाकिस्तान ने ये पॉलिसी तर्क कर दी है और अभी भी उनके जहन में ये शक है कि पाकिस्तान अभी भी इंतहा पसंदों को स्ट्रेटिजिक एसेट्स इस्तेमाल करता है। लेकिन अफ़गानिस्तान को इस तरह का जवाब और अफ़गानिस्तान से इस तरह की बात करने से मुझे लगता है कि थोड़ी सी इस मामले के अंदर अब ये क्लैरिटी आ गई है कि जो चॉइस वो अफ़गानिस्तान को दे रहा है पाकिस्तान, ख़ुद वो ये चॉइस कर चुका है कि नहीं, हमने स्ट्रेटिजिक एसेट्स और नॉट, हम अब इस मेनस जो है ना और इस तरह की इंतहा पसंदी को हम अपने मुल्क के अंदर पनपने नहीं दे सकते हैं। और यही उन्होंने अफ़गानिस्तान के सामने भी रखी है। मेरा नहीं ख्याल कि अफ़गानिस्तान से हमें कोई वाज़ेह जवाब मिलेगा। हालांकि इन द लॉन्ग रन जिस तरह से पाकिस्तान को इनके साथ ताल्लुकात रख कर नुकसान उठाना पड़ा है, उसी तरह से अफ़गानिस्तान को भी नुकसान उठाना पड़ेगा। लेकिन फौरी तौर पर मैं नहीं समझता हूँ कि कोई मुस्बत जवाब आएगा उनकी जानिब से। ठीक है मुज़म्मिल, क्या वजह है कि अभी जो अफगान तालिबान की जो उबूरी हुकूमत है उसके साथ भी ताल्लुकात ख़राब हो गए, इससे पहले भी जो हुकूमत थी तब भी ताल्लुकात अफगानिस्तान के साथ ख़राब हो गए, और जब भी दहशतगर्द वाक़यात होते हैं हम हमेशा जो अफगान हुकूमत है उस पर जिम्मेदारी उन पे ही डालते हैं। तो कुछ तो गड़बड़ है ना, जैसे कहते हैं ना। गड़बड़ तो 1947 से है, तो गड़बड़ तो खान लियाकत अली ख़ान के कातिल से है। गड़बड़ की हिस्ट्री कोई नई तो नहीं है। आमिर साहब को मेरे से ज़्यादा पाक अफ़गान हिस्ट्री पता होगी कि हमें कबूल करने वाला भी वो कोई सबसे आखिर में ही थे। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि कोई इतने अच्छे रिलेशंस पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के कभी रहे हैं किसी दौर में। ये ज़रूर है कि हमने जब उन पर जब रूस ने उन पर चढ़ाई की तो हमने उनको उसमें फैसिलिटेट किया, जब अमेरिका ने चढ़ाई की हमने फैसिलिटेट किया, लेकिन उस फैसिलिटेशन के भी वो कोई एहसानमंद नहीं है। वो नहीं समझते कि उनको कोई फेवर दी गई है। उनका ख्याल है कि पाकिस्तान ने उसके बस डॉलर्स कमाए हैं और वो पाकिस्तान को पैसे मिल गए हैं, लिहाजा हमारे ऊपर क्या एहसान है उसका। दे वर पेड वेल फॉर दिस जॉब। तो अब सूरत हाल है इन महाजरीन की जो इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद हैं और हम इनको निकालना चाहते हैं, जो गैर कानूनी तौर पे, जो बुनियादी तौर पे तालिबान हुकूमत के बाद आए हैं, जो अशरफ गनी की हुकूमत ख़त्म होने के बाद वो लोग जो वहाँ से निकल कर यहाँ आए हैं, उनका ज़्यादा बड़ा मसला है। वो वापस नहीं जाना चाहते क्योंकि वो कंफर्टेबल नहीं है तालिबान की हुकूमत से। वो अशरफ गनी की हुकूमत में काम कर रहे थे। जिन 25,000 लोगों का अमेरिका ने वादा किया है वो यकीनन अमेरिका के लिए काम कर रहे थे। कुछ हज़ार का बरतानिया ने वादा किया हुआ है, वो बरतानिया के लिए वहाँ काम कर रहे थे। कुछ का यूरोप ने वादा किया है, वो नेटो के लिए वहाँ काम कर रहे थे। वो लोग वापस नहीं जा सकते, वो गद्दार समझे जाते हैं तालिबान के। आप समझें, उन्होंने वहाँ 8-10 साल जब वहाँ फॉरेन इन्वेजन था वो फॉरेन फोर्सेस के साथ मिलकर अगेंस्ट तालिबान काम कर रहे थे। तो उनको जब हम यहाँ से भेजते हैं तो उनके लिए भी उतना ही बड़ा मसला है जितना बड़ा मसला टीटीपी के लिए यहाँ आना है। लेकिन तालिबान उनको लेना भी नहीं चाहते क्योंकि उनका ख्याल है कि वो उनके मुल्क में आके भी अनरेस्ट ही पैदा करेंगे। वो उनके ओपोनेंट्स हैं। उनका ख्याल है वो पाकिस्तान में बैठे उनके लिए ज़्यादा बेहतर हैं बजाय कि उन्हें वो अफ़गानिस्तान में लाएँ फिर उनको हैंडल करें। तो इसलिए ये बड़ा ट्रिकी सा काम है। ट्रिकी सा काम है। आखिर में वेरी क्विकली अगर एक लाइन में अगर आप जवाब दे सके आमिर साहब, यही कहा जाता था पाकिस्तान जी, क्योंकि फिर मेरे पास वक्त ख़त्म हो गया, मैं इस सवाल तो नहीं पूछ सकती, लेकिन जाहिर है जब हमारा प्रोग्राम मंडे से हम मज़ीद सवाल करेंगे और कुछ तज्ज़िया भी देंगे। देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।